हेलो दोस्तों, तो ये फिर से है। तो आज 41 नंबर का क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 2 पार्ट और हो चुका है, तो आप नहीं देखे हैं तो उससे भी देख लें। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा हीलियम और नियॉन जैसे उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों द्वारा प्रदर्शित कम रासायनिक गतिविधि का कारण है? ए. न्यूट्रॉन की अनुपस्थिति। बी. पूर्ण रूप से भरे हुए संयोजनकर्ता कोश की उपस्थिति। सी. प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की अत्यधिक संख्या की उपस्थिति। डी. प्रोटॉन की अनुपस्थिति। तो इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन की अनुपस्थिति। सॉरी, ये हो जाएगा बी। पूर्ण रूप से भरे हुए संयोजककर्ता कोश की उपस्थिति। बयालीस नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सोबिटॉल का अनुप्रयोग किया जाता है? ए. मिश्रण पदार्थों में सक्राय के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा, एक प्राकृतिक एंटी डायरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा, सिंथेटिक विटामिन सी को तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। चौथा, टूथपेस्ट में एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सही है। तो ए का 1, 3, बी का 2, 4, सी का 1, 3, 4 और डी का 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 गलत है। 2 क्या है जो गलत है? तो यह प्राकृतिक एंटी डायरियल के रूप में उपयोग किया जाता है, ये आपका गलत है और सब सही है। यहाँ पे सोबिट्रल के अनुप्रयोग, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा मिश्रण पदार्थों में संक्राय याद रखिए, और उसके बाद सिंथेटिक विटामिन सी को याद रखिए, और टूथपेस्ट जो भी आया विकल्प उसके बाद आप टिक कर सकते हैं। अगर ये याद रहा तो इधर वाला भी आपको याद ही रहेगा। तो फिर 43 नंबर क्वेश्चन, 43 का नंबर क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और तो विचार कीजिए। तो ए. अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। दूसरा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान उच्च अर्थात 8 से 9 के बीच होता है। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1, बी का 2, सी का 1, 2, डी का ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो ये आपका सही हो जाएगा, 1 नंबर सही है। और 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से किन क्षेत्रों में परमाणु विकिरण उपयोग की जाती है? तो ए है 1 है कृषि, बी है चिकित्सा निदान, और सी 3 है तेल निष्कर्षण, और 4 है कैंसर के उपचार के लिए, 5 है प्रदूषकों के प्रयास के मापन में। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर आपका डी है। इसमें सभी है जो परमाणु विकिरण का अनुप्रयोग किया जाता है। 45 नंबर का क्वेश्चन, प्रायः चीनी के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने वाले स्टीविया के संदर्भ में। तो यह पादप
से प्राप्त होता है। दूसरा, इसमें चीनी की तुलना में मिठास की तीव्रता कम होती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो यहाँ पे ए का 1, बी का 2, सी का 1 2 और डी का ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पे सिटी हुई है, इसका चीनी याद रखिए, यहाँ पे मान के चलिए, चीनी मान के रखिए और स्वीटिया, तो आपको याद हो जाएगा कि यह पादप स्रोतों के प्राप्त है। और 46 नंबर का क्वेश्चन है, बैक्टीरिया ऊर्जा भंडारण के संदर्भ में सोडियम आयरन बैक्टीरिया लिथियम आयरन बैक्टीरिया से कैसे भिन्न होती है? ए, लिथियम आयरन बैक्टीरिया की तुलना में सोडियम आयरन बैक्टीरिया में ऊर्जा घनत्व कम होता है। दूसरा, ठंडे वातावरण में लिथियम आयरन बैटरी की तुलना में सोडियम आयरन बैटरी कम कुशल होती है। तीसरा, सोडियम आयरन बैटरी बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल का प्रचुरता उन्हें उनके लिथियम समकक्षों की तुलना में किफ़ायती बनाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दे। तो 3, ए का 3 है, बी का 2 है, सी का 1 और 3 है, डी का 1 2 और 3 है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी में क्या है? लिथियम आयरन बैक्टीरिया की तुलना में सोडियम आयरन बैक्टीरिया का घनत्व कम होता है। देखिए, अगर एग्ज़ाम में अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कम होता है, अगर ये छोटा छोटा बात से आपका गलत होता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि जो भी यहाँ पे लिथियम आयरन बैटरी की तुलना में सोडियम आयरन की बैक्टीरिया ऊर्जा घनत्व में कम होती है ना, तो यहाँ पे अधिक होती है। तो आपका ये तो गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अधिक लिखा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन को एग्ज़ाम में आता है तो अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसका जवाब देना है। जैसे कहाँ कहाँ पे गलत होता है, देखिए, अगर यहाँ पे आपको देखना है कि आप यहाँ पे लिखा हुआ सही है और कोई कोई क्वेश्चन में लिख देगा नहीं है, तो यहाँ पे अगर आपने अच्छे से नहीं दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। और कहाँ पे गलत होता है बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ऊर्जा घनत्व कम होती है, तो यहाँ पे लिख देगा कि ऊर्जा घनत्व अधिक होती है, तो क्या होगा? ये वाला तो गलत हो जाएगा। इसीलिए छोटा छोटा बात को भी ध्यान से पढ़ना है और ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है? ठंडे वातावरण में लिथियम आयरन बैटरी की तुलना में सोडियम आयरन बैटरी कम कुशल होती है। तीसरा, सोडियम आयरन बैटरियाँ बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल का प्रचुरता उन्हें उनके लिथियम समकक्षों की तुलना में किफ़ायती बनाता है। तो इसमें ये आपका दूसरा नंबर गलत है और 1 और 3 आपका सही है। 47 नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्या करना है? अंडरलाइन करते सबसे पहले ध्वनि तरंगों के संदर्भ में, यहाँ पे तो पता है और यहाँ पे सही करें, ये आप कर लिए। सबसे पहले तो आप देखिए, ये हेडिंग डालिए और ये हेडिंग डालिए। उसके बाद क्या बोलता है? ध्वनि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो भौतिक माध्यम से साथ और उनके बिना दोनों ही तरीकों में गति करती है। दूसरा, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है जिनमें कण अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1, बी का 2, सी का 1 और 2 और डी का ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर सिर्फ आपका बी है, सही है, दूसरा नंबर सही है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, तो यहाँ पे ध्वनि तरंगे के संबंध में, तो ध्वनि तरंगे के संबंध में तो ध्वनि है और यहाँ पे भी ध्वनि तरंगे, सिर्फ आपको अनुदैर्घ्य तरंगे होती है जिनमें कण अपनी विराम अवस्था में आगे पीछे दोलन करती है। जैसे कि यहाँ पे विराम अवस्था में जो है आगे पीछे दोलन करती है, तो यहाँ पे ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव्य या पदार्थ जैसे होकर ध्वनि संचालित होती है, यह माध्यम कहलाता है।
ध्वनि एक यांत्रिक तंत्र है और इसके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में होकर नहीं चलती है। तो अब 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि जीवाणु जैसे जीवाणु, विषाणु और कीटाणु जो भी है, वायरस, ये सब क्वेश्चन से ये 2 क्वेश्चन हर साल आता है, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में। तो आपको जितना भी अगर इस टाइप का अगर टेस्ट में देता है तो उसको एक जगह नोट करके लिख लीजिए कि हाँ, हमको नोट करना है। अब प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया है, उसे भी रिलेट कर लीजिए, क्योंकि अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो आपका चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन में से दे देगा कि ये क्वेश्चन बना देगा, ऑप्शन में से आपका क्वेश्चन बना देगा। तो इसलिए जीवाणु, विषाणु, कवक वाला, प्रोटोजोआ वाला एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन हर साल रिपीटेशन होता है। तो देखते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला जीवाणु, दूसरा कवक और तीसरा विषाणु, चौथा प्रोटोजोआ। उपयुक्त में से फसलों को नुकसान को रोकने के लिए कीटनाशकों में से किया गया जा सकता है। ए का 1 है, बी का 2 और 4 है, सी का 1, 3 और 4 है, डी का 1, 2, 3, 4 है। तो इसका सभी ये जो है वो कीटनाशक के लिए किया जाता है। तो एक कीटनाशक कोई भी ऐसा पदार्थ होता है जिसका उपयोग फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले पादपों या जंतुओं को मारने, भगाने या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से फ्लाई ऐश के घटक हैं। पहला आयरन ऑक्साइड, दूसरा पोटेशियम ऑक्साइड, तीसरा एल्युमिनियम ऑक्साइड, चौथा है टाइटेनियम और डाइऑक्साइड। तो नीचे दिए गए सही उत्तर चुने। सही बोल रहा है, सही उत्तर चुने। तो ए का 1 और 3 है, बी का 2 है, सी का 4 है और डी का 1, 2, 3, 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सारा सही है, ये आपका सही हो जाएगा। तो क्या है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बिजली संयंत्रों द्वारा फ्लाई ऐसे के उपयोग के लिए मापदंडों को अधिसूचित करता है। तो MOEFCC ने पर्यावरण संरक्षण 1986 के तहत प्रायः शक्ति का प्रयोग करते हुए नवीनतम संशोधन को अधिसूचित किया है। इन संशोधनों का उद्देश्य देश में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा फ्लाई ऐशे के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देना है। अब 50 नंबर का क्वेश्चन है डार्क एनर्जी। तो पहला है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डार्क एनर्जी की खोज और उसको सिद्ध किया। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड का 60% से अधिक हिस्सा डार्क एनर्जी है। तो निम्न कथन में से कौन सा सही है? तो ए का 1, बी का 2, सी का 1, 2 और डी का ना तो 1 ना ही 2। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड का 60% भाग अधिक हिस्सा डार्क एनर्जी में है। तो डार्क एनर्जी ऐसे अज्ञात रूप है जो ब्रह्मांड को सबसे बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। इसके अस्तित्व का पहला परीक्षणीय साक्ष्य सुपरनोवा में मापन से प्राप्त हुआ, जिससे यह स्पष्ट किया गया कि ब्रह्मांड स्थिर दर से विस्तार नहीं कर रहा है, बल्कि ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से हो रहा है। 2 अंतर्राष्ट्रीय दलों इस पद्धति में 1898 में डार्क एनर्जी की खोज की,
जिसमें अमेरिका के खगोल विद एडम सीरीस और साउल परमटर तथा ऑस्ट्रेलियाई खगोलीय शास्त्र बारन शिफ्ट शामिल थे। और 51 नंबर का क्वेश्चन देखते। पादप में रक्त संकनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा था। ये हेमोस्टेसिस के कारण रक्त वाहिका के रक्तस्राव बंद हो जाता है, जो घाव भरने का पहला चरण है। दूसरा, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिसमें रक्त का ठीक तरह से थक्का नहीं जमता। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। ए का 1, बी का 2, सी का 1 2 और डी का ना तो 1 ना ही 2। तो इसका दोनों ऑप्शन आपका सही है। और आपको देखते जाना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अगर आपका एवरेज मान के चलिए 50 आ रहा है तो भी बहुत बढ़िया है। तीनों टेस्ट दीजिए, 3 पार्ट हो जाएगा ये लगाकर। तो तीनों पार्ट में अगर 50-50 भी आ रहा है तो बहुत है, काहे कि 50 से आगे जनरल का नहीं किया है तो ओबीसी का तो छोड़ ही दीजिए। तो इतना है कि 60% आपको लाना है टारगेट। 50 आ रहा है, उसके करते धीरे धीरे करते करते ज़्यादा आते रहेगा। तो अफसोस नहीं करना है कि नहीं आ रहा है। आज जिनका बहुत कम आ रहा है वो क्या कीजिए कि जितना भी टेस्ट है आंसर है उसको पढ़ लीजिए। आपका ये होगा कि अगर मान लीजिए ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बना पाइएगा। एनिमेशन लेड मेथड से हटा लीजिएगा और उसके बाद बन जाएगा क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन है उसको फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 51 का क्वेश्चन हो गया। अब 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भू संपर्क तार का उपयोग धातु से बने उपकरणों के लिए सुरक्षा उपाय के लिए किया जाता है। दूसरा, देश में विद्यमान ताप तार तथा उदासीन तार के बीच 220V का विभवांतर होता है। तीसरा, घरों में विद्युत उपकरण हमेशा एक श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। तो ए का 1 2 3, बी का 3, सी का 1 2, डी का 2 3। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी आंसर है। भू संपर्क तार तो घरेलू विद्युत परिपथ क्या है। तो हम अपने घरों में विद्युत की आपूर्ति मुक्त तारों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ये मुक्त तार ओवरहेड बिजली के खंभे या भूमिगत केबलों के माध्यम से हमारे घर तक पहुंचते हैं। इन आपूर्ति के तारों में से एक, जिस पर आमतौर पर लाल विद्युत रोधी आवरण होता है, विद्युतमय तार कहलाता है। एक अन्य तार जिस पर काली विद्युत रोधी आवरण होता है उसे उदासीन तार कहते हैं। हमारे देश में दोनों के बीच 220V का विभवांतर 220V है। घर में लगे मीटर बोर्ड में ये तार मेन फ्यूज से होते हुए एक विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। इन्हें मुख्य स्विच के माध्यम से वे घर की लाइन के तारों का संयोजन किया जाता है, इसलिए 2 नंबर का सही है। चलिए 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर का, परिपथ में अतिभ्रमण के प्रभावित कारण निम्नलिखित में से कौन से हो सकते हैं। सही कौन सा है। तो ए है जब विद्युतमय तार जब उदासीन तार सीधे संपर्क में आते हैं। दूसरा, जब आपूर्ति वोल्टेज में आकस्मिक वृद्धि होती है। तीसरा, जब विद्युत सारे उपकरण एक ही सॉकेट से जुड़े होते हैं। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। तो ए का 1, बी का 1 2, सी का 2 3, डी का 1 2 3। तो इसका सही ऑप्शन बताइए जल्दी से। चलिए ठीक है बताते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 2 और 3, मतलब तीनों जो है सो सही है। तो इसमें क्या दिया है, परिपथ में
विद्युत अतिभ्रामण, यदि किसी परिपथ में अचानक वोल्टेज बढ़ जाता है तो उसमें समान से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस स्थिति को विद्युत अतिभार कहते हैं। विद्युत फ्यूज सभी घरेलू विद्युत परिपथों का एक महत्वपूर्ण घटक है। फ्यूज परिपथ में विद्युत अतिभार के कारण उपकरणों और परिपथ में होने वाले नुकसान से बचाता है। चलिए ठीक है, तो अब इसके आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो निम्नलिखित में कौन सा तत्व दुर्लभ मृदा रेयर अर्थ एलिमेंट्स है? पहला नियोडियम, दूसरा प्रोमेथियम, तीसरा हीमोनियम। नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग कीजिए। तो दूसरा का है, ए का है 2, बी का है 1 3, सी का 1 2 3 और डी का 1 2। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी एक क्वेश्चन छूटा है, इसको ऐड कर लेते हैं उसके बाद करते हैं। इसका सही हो जाएगा आंसर सी, मतलब ये आपका सारा सही है। यहाँ पे जो भी दुर्लभ मृदा तत्व के रेयर जो एलिमेंट्स है तो ये तीनों हैं, तो इसका यही सही है। और ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसके बारे में न्यूज़ में आते हुए। तो यूरोप में दुर्लभ मृदा तत्व के सबसे बड़े निक्षेप स्वीडन में खोजे गए हैं, मतलब जो अभी हाल फिलहाल में हुआ था उसी के बारे में दे रहा है। तो अंटार्कटिक क्षेत्र के स्वीडन में किरुना की निपेक्ष की खोज की गई। ज्ञात है कि यह विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत लौह अयस्क खदान भी है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया 40, ये क्वेश्चन छूट गया था। तो संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में फाइब्रीकरण का सर्वश्रेष्ठ रूप से परिभाषित किया गया है। पहला रेडियो टावरों के ऑप्टिकल फाइबर केबल माध्यम से एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया। दूसरा है बी डेटा प्रसारण के लिए तांबे के तार का ऑप्टिकल फाइबर में प्रतिस्थापन। और सी है जहां रेडियो तरंगों का प्रसारण असंभव है उन क्षेत्रों में नेटवर्क तक पहुंचने के लिए लैन केबलों पर निर्भरता। और डी है किसी देश में दूरदर्शिता और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव मानव के लिए उपयोगी हैं? तो कौन सही है ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, लेकोटोबैसियल, और दूसरा है एस्पंजियस नाइगर, और तीसरा है सेट्रोकोसक थ्रोफिलस। नीचे उपयुक्त कूट में कौन सा सही है? ए है 1 2, बी है 2 3, सी है 1 और 3, और डी है 1 2 और 3। इसका सही आंसर हो जाएगा, तीनों आपका सही है। तो इसके बाद अब 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है उसके लिए है? तो ए इसे बॉन मेरो ट्रांसप्लांट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा एल जो जैनिक ट्रांसप्लांट्स में रोगी की अपनी स्टेम सेल का इस्तेमाल किया जाता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? ए का 1, बी का 2, सी का 1 2, डी का ना तो 1 ना ही तो 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जो इसे बॉन मेरो ट्रांसप्लांट
के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? स्टीम सेल के ट्रांसप्लांट को क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में भी जानते हैं? तो 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार संयोजित ऊतक बहुत लोचदार होता है, इसे काफ़ी ताकत होती है। इस प्रकार संयोजित ऊतक द्वारा दो अस्थिरता को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। वे शरीर में चीज़ों को अपने स्थान पर रखने में मदद करते हैं। परीक्षित में निम्नलिखित में से संयोजित ऊतक का वर्णन किया गया। तो पहला है पेशी, बी है अस्थिपद, सी है उपाधित स्थिर और डी है एरिओल ऊतक। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। फिफ्टी 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में क्या है? तो पहला है नाभिकीय संलयन की तुलना में नाभिकीय विखंडन अधिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है। दूसरा, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तीसरा, नाभिकीय विखंडन में निमुक्त ऊर्जा रसायन अभिक्रियाओं में निमुक्त ऊर्जा में लाखों गुण अधिक होती है। तो इसका आंसर है आपका डी, मतलब यहाँ ए का दीजिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी। तो नाभिकीय विखंडन एक अभिक्रिया है जिसमें एक परमाणु नाभिक दो या दो नाभिकों में विभाजन हो जाता है। विखंडन प्रक्रिया प्रायः गामा फोटोन को उत्पन्न करती है। रेडियोक्वेटर क्षय के ऊर्जावान मानकों द्वारा अधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त करती है। तो अब 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो जिंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा? तो पहला, यह पौधे के लिए एक आवश्यक वृहद पोषक है। दूसरा, यह पौधे में वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने तथा इंटरनोड में वृद्धि हेतु आवश्यक है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर ए का हो जाएगा 1, बी का 2, सी का 1 2 और डी का ना तो 1 ना ही तो 2। अपर सही हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा नंबर सही है। यह पौधे में वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने तथा इंटरनोड की वृद्धि हेतु आवश्यक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। 20 क्वेश्चन डेली हो रहा है तो 60 क्वेश्चन आज पूरा कंप्लीट हो गया हो। तो आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है, आप जब भी वीडियो देख रहे हैं प्रीलिम से पहले तो जवाब ज़रूर से दें कि आपका कितना सही हो रहा है। मुझे भी पता चलेगा कि आप कितने आपके नंबर आ रहे हैं। और जिनके भी कम हो रहे हैं उनको भी ज़रूरी नहीं है कि कम आ रहे हैं तो आपका आगे नहीं बढ़ सकता, सबका आगे बढ़ेगा। कोशिश करते रहिए। चलिए, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।